हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है 108 दिन की क्लासेस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 27 अक्टूबर तक मैक्सिमम सब्जेक्ट हम लोग कवर करा दें। तो यहाँ पर हिस्ट्री की हमने टोटल 6 क्लासेस ली हैं, 7वीं क्लास है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए और 27 अक्टूबर 108 दिन की क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट है, उसे देखिए। उसमें पॉलिटी के लगभग पोर्शंस कवर हो चुके हैं। आज मुझे लगता है कि आप लोग का इलेक्शन कमीशन और इमरजेंसी से कुछ रिलेटेड पोर्शंस आज कवर हुए हैं। और जो हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है उसमें 1857 की क्रांति पढ़नी है और सारे गवर्नर जनरल को मैंने हाथ से लिख के बाकायदे एक एक गवर्नर जनरल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो आप लोगों को, जैसा कि आप लोग के रिस्पॉन्सेज से लग भी रहा है कि क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आपका जूनियर है, कोई 12th पास किया है या BA सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BTech सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर, कहीं भी, ठीक है, ग्रेजुएशन के किसी मिड वे में है, वो जानना चाहता है कि किस डायरेक्शन में जाएं, और अगर उसको PSCs में जाना है, पब्लिक सर्विस में आना है, तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही आज अभी तक मैं किसी भी जो सेट ऑफ लेक्चर्स बनाए उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि इसके स्टार्टिंग में ही मैं कुछ आपसे अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं कि पहले का आंसर आप लोग देंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है उसका आप लोगों को नाम बताना है। फिर आपको बताना है कि माउंट बेटन प्लान, ठीक है, को और किस नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सा गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, जिसकी हत्या कर दी गई है अंडमान एंड निकोबार में। चौथा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। ठीक है, फिर आप लोग आंसर करिए 5वें प्रश्न का कि इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था। ठीक है, फिर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि 1773 के एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनती है आपकी बंगाल में, तो आप बताइए उसके पहले जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताओ कि गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल का सिमेट्री या समाधि बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया 7वां प्रश्न। इसके बाद आपको बताना है कि लेबर पार्टी का वो कौन सा व्यक्ति है जो भारत के लिए स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता है। ठीक है, 9वां यहाँ पर प्रश्न मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सोचता हूँ कि 9वां प्रश्न आपके लिए क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, 9वां प्रश्न बताइए कि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, ठीक है ना, गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, ईयर लिखिएगा उसका। ठीक है, किस ईयर में हुआ था। फिर इसके बाद जो भगत सिंह हैं, ठीक है, 10वां प्रश्न है यहाँ पर, जो भगत सिंह हैं, सुखदेव और राजगुरु हैं, इनको फांसी कब हुई। ठीक है, आप 4 क्रम बताओ कि भगत सिंह को फांसी कब हुई, दूसरा कि कांग्रेस की मीटिंग कब हुई, ठीक है, तीसरा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोग बताओगे। फिर उसके बाद बताइए कि गांधी जी पहली बार पॉलिटिकली एक्टिव कब हुए। मैं 4 ऑप्शन उसका दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, दूसरा है असहयोग आंदोलन में, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और चौथा है क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो आपको बताना है कि गांधी जी पॉलिटिकली एक्टिव कब हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कब कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर और आपको देना है। जो प्रश्न है वो है पहला और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया और किस गवर्नर जनरल के समय में आया। ठीक है, तो बहुत सेट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं मैंने, मैक्सिमम जितने का आंसर दे पाऊँ। मैं जान रहा हूँ कि 10-12 प्रश्न पूछा हूँ, हेक्टिक हो रहा होगा, लेकिन जितने का आंसर, अगर 4 का आंसर दे पा रहे हो तो इजीली 4 का आंसर दे दो, 10 का दे पा रहे हो तो 10 का दे दो। बस ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे, जितना
उस स्थिति की ओर जाओगे ना जहां पर मन झल्ला रहा है, उसके बावजूद आप वो काम कर रहे हो, तो जान जाना सिलेक्शन के नज़दीक जा रहे हो। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना, उसमें पता होता है कि आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर करके झल्ला जाओगे। उसके बावजूद जो है इस तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेक करना होता है मेंटल स्टेबिलिटी, कि मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आशा करता हूं कि पहले एक बार थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे और इंटरेस्ट जगा देते हैं। चलिए देखिए, जो तात्कालिक कारण है 1857 की क्रांति का, वो ये है कि चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों में ये अफवाह फैलती है कि गाय या सुअर की चर्बी का यूज़ हो रहा है, जो कि क्रमशः हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए जो है एक तरह से वर्जित है। तो ये जो है एक तरह की चिंगारी थी। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण लोग असंतुष्ट थे। जैसे आप ऐसा समझ लो कि 1799 में जब वेलिजली आता है, तो जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आता है, उसके कारण 1853 के आसपास डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो ये चीज़ शायद कुछ कंफ्यूजिंग मैंने बोला है। तो 1799 के आसपास आपका आता है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है ना, सहायक संधि। और 1853 के आसपास, मतलब पहले ही आ गया था डलहौजी, तो यहाँ पर आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ, ठीक। तो ये जो दोनों लेकर के आता है, उससे भी असंतुष्ट लोग रहते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से शुद्ध होते होते क्या होता है, एक चीज़ और रहती है कि जो आर्मीज़ रहती है ना, उसमें भी थोड़ा सा क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके का मतलब पार्शियलिटी चलती रहती है, ठीक है। आर्मीज़ में भी जो इंडियन शामिल हैं उनके साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी चलती रहती है, उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास है। उसके साथ तिलक लगाने पर आपको पता ही है, मैंने इससे पहले बताया कि वेल्लोर का विद्रोह होता है, और भी इस तरह की अन्य चीज़ें घटित हो रही हैं क्रमशः, जिसमें आग तो है ही, उसमें घी का काम कौन करता है, तो घी का काम करता है ये चर्बी वाले कारतूस। तो कह रहा है कि पहली जो बंदूक थी वो ब्राउन बेस थी, लेकिन उसके स्थान पर आती है एनफील्ड राइफल, नई वाली, ठीक। तो देखिए, ये जब विद्रोह होता है तो अलग अलग जगह धीरे धीरे वो विद्रोह फटता है। जैसे आपके बैरकपुर में फटा, ठीक है, मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के हैं, उनके साथ ये चीज़ घटित हुई। फिर आपका दिल्ली में कोई और लीड कर रहा है, झांसी में आपको पता है कि जो लक्ष्मीबाई हैं वो देख रही हैं, कानपुर में जो नाना साहब हैं उनके साथ दूसरी चीज़ है कि उनका धोधो पंथ का पेंशन बंद कर दिया गया है। कुंवर सिंह एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपके फैज़ाबाद में आओगे तो मौलवी अहमदुल्ला हैं, जो कि साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु से आए हुए थे और फिर फैज़ाबाद में बस गए, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम अलग है। लखनऊ की बात करो तो जो बेगम हजरत महल है, वो अपने बच्चे को घोषित करती हैं कि अगला राजा ये होगा, जिनका नाम है बिरजिस कादिर, ठीक है। तो बिरजिस कादिर जो है, उनके लिए फिर लड़ाई चल रही है। बरेली में एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, खान बहादुर खान के नेतृत्व में। तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र जो है, उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप लीड करो, आप अंतिम मुगल हो। जफ़र के टाइटल के साथ बहादुर शाह जो बैठता है, और उसके साथ में सैन्य नेतृत्व कर रहे हैं बख्त खान। तो इस सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। फिर जब इसका अंत होता है, जब इसको अलग अलग जगह दबाया जाता है, जैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इलाहाबाद में कर्नल नील का नाम आता है। कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में इस विद्रोह को दबाया, जहां पर लीड कर रहे थे लियाकत अली। वहीं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ह्यूरोज का, जिसने लक्ष्मीबाई को जो है, इस लक्ष्मीबाई के द्वारा जो छेड़ा गया पूरा विद्रोह है, उसको ये सप्रेस करता है आपका झांसी के इलाके में। फिर कैंपबेल नाना साहब यानी कि कानपुर वाले हिस्से में, तात्या टोपे नाना साहब वाले हिस्से में भी कैंपबेल जो है इस चीज़ को सप्रेस करता है। तो इस तरह से ये जो आपका विद्रोह है, इसको दबा दिया जाता है। फिर अलग अलग इतिहासकार आते हैं, कुछ सरकार अपॉइंट करती है कि आप इसको क्या संज्ञा देते हैं। कुछ इतिहासकार स्वच्छंद रूप से बताते हैं बुक लिख करके कि यह क्या था, ये विद्रोह था, किस टाइप का था। 1857 रिवोल्ट कहेंगे, सैनिक रिवोल्ट कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना पहला है, ना विद्रोह है, ना स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है। तो अलग अलग सबका स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जो जिस्ट है ना इसका, वो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जिस्ट बस आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जिस्ट तो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, तो जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे उनको ये जिस्ट मिलेगा, ठीक। और प्रश्न आने की संभावना है जिस्ट से ज़्यादा। चलिए
अब स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे इसमें नोट्स लिखा हुआ है उस तरीके से। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि टेक्स्ट देख देख के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करता है कि दिसंबर 1856 में सरकार जो पुरानी बंदूक होती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, ठीक है, ब्राउन बेस की जगह पर नई बंदूक लेकर के ये लोग आते हैं जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले बंदूकों में बारूद भरा जाता था, ठीक है, गोलियों का प्रचलन बाद में आया। तो इसका प्रशिक्षण कहाँ हो रहा था? दमदम, ये डमडम नहीं है, दमदम है, ठीक है, अंबाला और सियालकोट में प्रशिक्षण किया जाना था। इसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना था और ये कहा गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। सैन्य अधिकारी तो इसकी जांच किए बिना ही इसको तुरंत सप्रेस कर देते हैं, खंडन कर देते हैं, लेकिन सैनिकों को ये लगता है कि हम लोग का धर्म जो है भ्रष्ट करने का यहाँ पर एक प्रयत्न चल रहा है। जैसे हिंदू ये सोचते हैं कि गाय जो है इतनी पवित्र है हम लोग में और उसका जो है हम लोग को मांस मुंह से काटना है, ये तो धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। सेम वही सूअर की चर्बी के साथ मुस्लिमों में था कि हम लोग में वर्जित है और जो है सूअर की चर्बी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। फिर ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, मतलब ये जो तुरंत का कारण है वो तात्कालिक कारण ये बनता है। बैरकपुर में 29 मार्च को, ये पूरा पॉइंट याद रखना है कि 29 मार्च की बात है, मतलब मार्च के अंतिम दिनों में 1857 में बैरकपुर में, जो कि आपका बंगाल में पड़ेगा, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया और एक सैनिक मंगल पांडे अपने जो एजुडेंट उन पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देता है, ठीक है। तो मंगल पांडे जी उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। अंग्रेज द्वारा 34वीं INA रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। तो 34वीं याद रखिएगा, 34वीं 34th NI नेशनल इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। तो NI को भंग कर दिया जाता है और अपराधियों को दंडित किया था। मतलब मंगल पांडे को यह कहा जाता है कि इनको जो है फांसी दे दो। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति, बहुत सारी पॉलिसीज चला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, घिनौनी है, जिससे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूटता है। एंग्लो इंडियन इतिहासकार आते हैं, उन्होंने कहा कि सैनिक असंतोष भी है, जो मैंने आपको बताया। चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण ये लोग बता देते हैं। कौन बताता है? एंग्लो इंडियन जो इतिहासकार हैं वो लोग बताते हैं। फिर दोस्तों आगे बात चलती है कि एकमात्र कारण कारतूस काटना ही हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका खंडन भारतीय इतिहासकार जो है वो करते हैं कि सबसे प्रमुख कारण यही नहीं है कि वो लोग कारतूस मुंह से काट रहे हैं तो इस कारण से इतना बड़ा विद्रोह जो है हो गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कह रहा है कि विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जो कारतूस वाला बात हो रहा है वो तो केवल एक चिंगारी थी जिससे उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे उसमें आग लगा दी। मतलब बारूद पहले से रखा हुआ था, लेकिन ये कारतूस मुंह से काटने वाली बात जो है एक चिंगारी की तरह थी जिसने पूरा दावा नल को, ठीक है, यहाँ पर रूप ले लिया और उसका रूप धारण कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हो रहा है दोस्तों वो 10 मई को मेरठ में हो रहा है, क्योंकि 10 मई वो दिन रखा गया कि हम लोग जो है 10 मई को स्टार्ट करेंगे ये सारी क्रांति, ठीक है। तो तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त, तो ये भी याद रखना है कि तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट, अगर पूछता है कि मंगल पांडे कौथी रेजिमेंट के थे तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे और ये तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार किया और खुले आम बगावत कर दी मेरठ से। अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई, अपने साथियों को मुक्त करवा लिया और दिल्ली की ओर लोग चल पड़े। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डिसाइड हुआ है कि दिल्ली से अगुवाई होगी, बहादुर शाह जफर नेतृत्व करेंगे हमारे, और सैन्य अधिकारी उनका कौन होगा? बख्त खां होगा। चलो, जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक हैं उस समय, लेकिन इस तूफान को, जो ये सैनिक पूरा कोहराम मचाए हैं, इसको रोकने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जनरल किस व्यक्ति के पास या कौन सा ऐसा जनरल है जिसके पास अत्यधिक यूरोपीय सैनिक होने के बावजूद उसने इस भारतीय सैनिकों के तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया? तो नाम है हेविट, ठीक है। विद्रोहियों को 12 मई 1857 को ये लोग गए दिल्ली पर, इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। अगला है कि इस प्रकार सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना हुई। यहाँ पर जो विद्रोह के बारे में पहली घटना हुई। प्रतीक क्या क्या था? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ये लोग कमल और रोटी जो है इनका 2 प्रतीक हुआ था 1857 स्वाधीनता संग्राम का, जो मुख्य एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक हैं उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। तो बरेली में कौन कर रहा था? तो बरेली के
रुहेलखंड के जो भूतपूर्व शासक थे उनके उत्तराधिकारी हैं खान बहादुर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो नाम याद रखना है, खान बहादुर नेतृत्व कर रहे थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, खान बहादुर को। रानी लक्ष्मीबाई हैं, मूल नाम इनका है मणिकर्णिका। तो पूछता भी है कि मूल नाम क्या है, तो नाम है मणिकर्णिका। जन्म कहाँ पर हुआ, तो वाराणसी में जन्म हुआ, ये भी प्रश्न पूछता है। ये गोल घर में वाराणसी में हुआ 1835 ईस्वी में। बहुत छोटी थी, 13 साल की थी, तभी जो है इनकी शादी करा दी गई। ठीक है, लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। तो इनके पिता मोरो पंत जो है झांसी के जो महाराज थे गंगाधर राव, उनके दरबार में जाते हैं और 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। किससे, गंगाधर राव से। ठीक है, कुछ वर्ष जो है हंसते खेलते बीतता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, पहले गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो उनकी विधवा बनती हैं ये। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु होती है ग्वालियर में। ठीक है, और ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी स्थित है। तो ये भी याद रखना है कि महारानी लक्ष्मीबाई मनु या छबीली जिनके बचपन का नाम है, उनकी मृत्यु होने के बाद समाधि कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। एक चीज़ और याद रखनी है कि ग्वालियर के ही सिंधिया थे। ठीक है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को जान रहे हैं, वो सिंधिया वंशज मतलब प्रणाली के ही वंशज कह सकते हैं कि उन्हीं के जो टोटल उनका पैट्रियार्कल फैमिली समूह होगा, जो ट्री होगा, उसी में वो वर्तमान वंशज हैं। तो इनके पूर्वज जो है वो एक समय में अंग्रेजों का साथ दिए थे, बहुत पहले की बात है, हालांकि उस चीज़ को अभी नहीं काउंट करना, स्थिति परिस्थिति ऐसी रही होगी। तो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जो जो साथ देता था उनके किले और वो सारी चीज़ें बच जाती थी। ठीक है, तो इनका जो पैलेस है, जल विलास पैलेस करके नाम है उसका, और वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास या 500 करोड़ के आसपास लोग उसकी एसेट वैल्यू बताते हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। 50 किलो चांदी का एक रथ है वहाँ पर, जिसमें राजा बैठ करके निकलता था, शेर का शिकार, अन्य चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। कभी अगर मौका मिले तो ग्वालियर फोर्ट घूमने जाइए। चलिए, तो मतलब जय विलास पैलेस घूमने जाइए। ठीक है, जय विलास पैलेस शायद नाम है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी का अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक है, तो गंगाधर राव की विधवा बनी थी, अंतिम मराठा राजा उनको बोला जा रहा है। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, यानी कि कोई बच्चे नहीं हुए रानी लक्ष्मीबाई और उनकी, तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, तो झांसी का 1854 में विलय करते हैं, और इसी के विरोध में गांधी जी जो है एक अडॉप्ट करती हैं बच्चा, और उसी के गांधी जी कह रहा हूँ, सॉरी झांसी की रानी जो है एक बच्चा अडॉप्ट करती है, और उसके बाद इसी के विरोध में 1857 की क्रांति में जो है विद्रोह कर देती हैं। अंग्रेज कौन सा था जो इनसे लड़ रहा था, तो ह्यूरोज जो है अंग्रेज था, और इससे लड़ते हुए 17 जून 1858 को ये वीरगति प्राप्त करती हैं। तो नाम यहाँ पर डेट भी याद रखनी है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, ह्यूरोज क्या कहा था स्टेटमेंट, ये भी प्रश्न मतलब ये भी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में भी कभी अगर ऐसा प्रश्न लिखना है, आंसर लिख रहे हो, तो आंसर राइटिंग में ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही प्री में तो डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछा जाता है कि रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज क्या कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो जब वो मर जाती हैं 17 जून 1858 को, तो ह्यूरोज उनको देख करके कहता है कि ये सोई हुई जो औरत है, ये अकेली मर्द है, जितने भी 1857 के भारतीय विद्रोही हैं उनमें। लखनऊ में क्या हो रहा था कि 30 मई 1857 को प्रारंभ हो रहा था। अब देखिए मैं क्यों बार बार डेट बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पूछ देता है कि कहाँ विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ, तो दे देगा लखनऊ, कानपुर और झांसी, इस तरह से। तो इसीलिए डेट भी याद रखनी है। हालांकि मैं अभी एक क्रोनोलॉजी आपको लास्ट में बताऊँगा, पूरा जिस्ट मैं लास्ट में बताऊँगा। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। देखिए कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट में बस बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिट करने के लिए बस आपको जानकारी दी जा रही है। मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब मेरे खास करके लेक्चर में। ठीक है, तो क्वेश्चन करना पहली प्रोबेबिलिटी है, पहली प्रायिकता है, प्रायोरिटी है। आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि आज के लेक्चर में ही 7वां लेक्चर है, आज ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जितना भी ये नोट्स है ये हम लोगों ने कंपाइल कराया है। कुछ हमारे नोट्स हैं, कुछ घटना चक्र से, कुछ अन्य पुस्तकों से डायरेक्टली लिए हुए हैं। ठीक है, ये एडमिट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घटना चक्र की बुक भी साथ में सॉल्व करते रहो, क्योंकि नोट्स इसी तरह से फॉर्म किया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करते रहो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हमेशा थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, थ्योरी एक लिमिट में पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा करिए। चलिए, इनका बेटा है, अल्पवयस्क है, नाम है बिरजिस कादिर। इसको नवाब घोषित किया किसने, तो जो आपका हजरत महल है उन्होंने, और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।
21 मार्च को 1858 को कैंपबेल जो है गोरखा रेजिमेंट की सहायता लेता है और लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लेता है। फिर आता है कानपुर। कानपुर में देखिए 5 जून 1857 की बात कर रहा है। आप देखिए दोनों में डिफरेंस मिल गया होगा कि यहाँ पर 30 मई की बात है, कानपुर में 5 जून की बात है। तो आपको समझ में आ गया कि लखनऊ में विद्रोह पहले शुरू हुआ, ठीक है, उसके 5 दिन बाद लगभग शुरू हुआ कानपुर में। तो यहाँ पर नाना साहब हैं, इनका नाम है नाना धोंधो पंत, ठीक है, धोंधो पंत। इनको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई कि ये पेशवा हैं हमारे। इनको बेसिकली जो है पेंशन इनकी बंद कर दी गई थी, ठीक है। मराठे में पेशवा होते थे ना, तो मराठों के ही एक तरह से वंशज हैं, लेकिन इनकी पेंशन बंद थी। तो नाना साहब को सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। तो तात्या टोपे एक व्यक्ति है जिससे जो है नाना साहब को बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। और अजीमुल्ला खां एक व्यक्ति हैं जो कि नाना साहब के क्या हैं, सलाहकार हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला खान, ठीक है, नाना साहब से कैसे संबंधित है। तो आप बताओगे कि नाना साहब के जो मुख्य सलाहकार हैं या उनको सुझाव देने वाले हैं वो है अजीमुल्ला खान। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी काम किया है। तो सचिव का अगर ऑप्शन देता है तो आप लोग ये भी टिक कर दोगे। चलिए, फिर कहता है इनको क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का असली नाम बहुत बार पूछा हुआ है, छोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछता है। एक बार पीसीएस के लिए भी इसको तैयार कर लीजिए कि अगर बदले हुए नाम दे दे कि जैसे रामतनु पांडे दे दे और रामचंद्र पांडुरंग दे दे, इस तरह से अलग अलग नाम दे दे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, ठीक है। जैसे बीरबल का नाम है महेश दास, तानसेन का नाम है रामतनु पांडे, रामचंद्र पांडुरंग नाम है तात्या टोपे का। तो ये तीनों नाम दे दे, फिर कहते मैच कर दो किसका है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, जो दोनों बताया हूँ वो भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से ये प्रमुख थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, येओला महाराष्ट्र में हुआ था। विश्वसनीय मित्र इनके थे एक मान सिंह नाम के लोग जो है धोखा दे ही देते हैं, तो उन्होंने धोखा दे दिया और पकड़वा दिया जब वो पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, ठीक है। तो पारो नामक जंगल है महाराष्ट्र के साइड, तो वहाँ पर जो है बेचारे सो रहे थे। इनका दोस्त मान सिंह इनको मतलब पुलिस उन लोग को बता देता है, ब्रिटिशर्स को पकड़ा जाते हैं। इनको पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि इनको क्या दिया गया, मतलब तात्या टोपे को, तो तात्या टोपे को फांसी दी गई 1859 में दी गई, अप्रैल के महीने में 18वीं तारीख को। 1857 में जगदीशपुर में यानी कि बिहार में कौन विद्रोह किया, तो बिहार में विद्रोह किए कुंवर सिंह के भाई भी थे जिनका नाम था अमर सिंह। ये दोनों लोग मिल करके बवाल कर रहे हैं आपका बिहार में। एक चीज़ और है कि बिहार का ये बूढ़ा शेर है, वैसे लिटरल टर्म में बता रहा हूँ कि ये बूढ़े थे कंपैरेटिवली, ठीक है। इनका हाथ भी जो है एक ठो गड़बड़ था, लेकिन फिर भी जितना ये लड़े बिहार में उतना बहुत कम ऐसे जो है विद्रोही हुए जो लड़ाई किए, ठीक है। तो कुंवर सिंह अपने आप में बहुत ज़्यादा जाने माने जो है लड़ाका कह सकते हैं इनको थे, ठीक है। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी कि जगदीशपुर से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे असम में अभी तक तो ऐसी चीज़ें थी जो जनरली लोगों को पता होनी चाहिए, वहाँ से प्रश्न कम पूछता है। वहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वनडे एग्जाम्स वाले उसको काफ़ी पसंद करते हैं। अगर सीजीएल का दे रहे हो या फिर अदर टीचर भर्ती दे रहे हो, इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो आने वाले हैं ये थोड़ा सा उच्च स्तरीय प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे असम एक क्षेत्र आ गया, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो क्रांति के समय वहाँ पर दीवान है मनीराम दत्त, ठीक है। याद रखिएगा मनीराम दत्त कहाँ से लड़ रहे हैं, तो असम से लड़ रहे हैं। तो वहाँ के जो राजा के प्रपौत्र हैं कंदपेश्वर सिंह, उनको राजा घोषित करते हैं मनीराम दत्त, और फिर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और मनीराम को क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर से नेतृत्व करते हैं और संयुक्त सेना को पराजित करते हैं, ठीक है। तो आउवा के ठाकुर हैं ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है, वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर रहे हैं। मौलवी अहमदुल्ला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, उनके मौलवी होने पे मत जाइए, इतने ज़बरदस्त ये लड़ाका है, इतना बढ़िया क्रांति किए, इतना ज़्यादा अंग्रेजों को जो है नाको चने चबवा दिया, ऐसे समझ जाइए। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है फैजाबाद से लड़ते हैं 1857 के विद्रोह में, वहाँ से नेतृत्व करते हैं और ये सबसे कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। अंग्रेज भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो दांत खट्टे कर दे रहे हैं। ये मूलतः कहाँ के थे, तो तमिलनाडु के थे, और तमिलनाडु में भी आरकाट के रहने वाले थे। फैजाबाद आकर बस गए थे और विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। कौन कहता है, तो मौलवी अहमदुल्ला कहते हैं। तो ये भी एक जो कोट है उसे भी आपको याद रखना है।
ठीक है, कोट भी याद करते हुए चलना है। मैं कई बार आप लोगों से कहा हूँ कि हिस्ट्री को आराम से मेरे साथ में कहानी के माध्यम से ऐसे करते रहो, सुनते रहो और प्रश्न सॉल्व करते रहो। जो प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है उसका शॉर्ट नोट बना लो। देखो, कोई और इलाज नहीं होता, रटना तो है ही, रटना है ही। आप मेरे जो मैं कहानी सुनाता हूँ उसको बस ध्यान से सुनो। अगर टेक्स्ट देख के सुनोगे ना तो थोड़ा सा बोर होगे। कोई ना कोई काम करते रहो, काम ऐसा हो जिसमें आप कंसंट्रेशन मेरे आवाज़ पे बनाए रख पाओ, फिर आप सुन के देखो, बहुत मजा आएगा। तो सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने कहा? तो मौलवी अहमदुल्ला ने कहा। कहाँ के रहने वाले थे? तो विद्रोह किया फैजाबाद से, मूलतः थे आरकाट, तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये बातें इनके बारे में हम लोग जान गए। अंग्रेज क्या कहते हैं इनके बारे में कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। देखिए, अंग्रेज इनकी बड़ाई कर रहे हैं कि विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक की संज्ञा किसको दे रहे हैं? तो मौलवी अहमदुल्ला को दे रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इनको पकड़ ही नहीं पा रहे थे, ये एकदम हालत ख़राब कर दी उन लोग की। तो अंग्रेज क्या किए, 50,000 रुपये का इनके ऊपर इनाम भी रखे। अब बात आती है मिर्ज़ा गालिब की। तो गालिब का एक शेर भी सुना देता हूँ आप लोगों को। तो गालिब का शेर तो सुना दे रहा हूँ, लेकिन वाह वाह आप लोगों को जरूर करना है। तो जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, कमेंट स्टार्टिंग वाले जितने प्रश्न पूछे हैं वो तो कर ही देना तुम लोग, ठीक है। उसके साथ में आप लोगों को वाह वाह जरूर करना है, ठीक है। तो अर्ज किया है कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, ठीक है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, ठीक है। तो ये है गालिब का शेर। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ये चश्मदीद थे, यानी कि इन्होंने पूरा 1857 का जो क्रांति है उसको देखा, ठीक है। 1797 में आगरा में जन्म हुआ और 69 तक जो है जिंदा रहे, दिल्ली में रहे ये, तो आसपास में ही रहे और पूरा जो है 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा, ऐसा कह सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने शेर सुनाया है ना कि यूँ होता तो क्या होता, ठीक है, इसको अपनी लाइफ में भी आप लोग अप्लाई कर लो और ये कहना छोड़ ही दो ना फिर कि यूं होता तो क्या होता। करके दिखा दो, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए इस चीज़ को करके दिखाओ। जब तक समय है तब तक कर लो। बहुत क्रीम टाइम और बहुत अच्छा फेज़। अगर मैं अपने लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ या मतलब किसी की भी लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ बताऊं, सबसे अच्छा फेज़ होता है प्रिपरेशन, ठीक है। ना प्रिपरेशन से पहले ना प्रिपरेशन के बाद। जॉब लगने के बाद ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है, अर्न होता है, घूस कमा लेते हो, सब कुछ सही है, लेकिन प्रिपरेशन एक गोल्डन एरा है। उससे अच्छी चीज़ जीवन में कभी नहीं मिलेगी। बचपन छोड़ दो 10 साल तक और उसके बाद प्रिपरेशन, इस दो चीज़ के अलावा बहुत अच्छी चीज़ कभी नहीं मिलती है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मन लगा के प्रिपरेशन करिए और रोज़ कुछ सीखने की कोशिश करिए। चलिए, तो कह रहा है कि अब सिंधिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता की, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ग्वालियर के सिंधिया जो है वो अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री पर सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि यूरोपीय जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ग्वालियर के जो मंत्री हैं सर दिनकर राव, नाम मत भूलना, और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, इन दोनों लोगों की बहुत ज़्यादा सराहना की है। सालार जंग नाम से एक म्यूजियम भी है, ठीक है। कहाँ पर है? तो वो आपके हैदराबाद में ही स्थित है। और ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव हैं, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। संकट के समय कैनिंग कहता है, ठीक है, जो उस समय का गवर्नर है 1857 के आसपास का, कहता है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इंग्लिश में देखते हैं। इफ सिंधिया ऑल्सो ज्वाइंस द रिवोल्ट आई विल हैव टू पैक माई बैग्स टुमारो इटसेल्फ। तो अगर सिंधिया जो है अपना इस विद्रोह में शामिल हो जाए 1857 की, तो कल ही जो है हमको ये सब यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंधिया जो है बहुत सशक्त हैं। कभी आप जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब इतने पुराने समय में उनके पास इंडक्शन चूल्हा है। मैं तो खैर देख के पूरा महल घूमा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी कि आपको देख के आश्चर्य होगा कि इतने वर्षों पहले, मतलब 50, 60, 100 वर्ष पहले आज से लगभग, सिंधियाज के पास सब कुछ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे वो भी देख सकते हो जो बघनखा है, ठीक है। अभी तो इंग्लैंड से वापस आ रहा है, एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, लेकिन बघनखा जो है वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई है। और भी बहुत सारे उनके शस्त्र अस्त्र सब कुछ रखे हुए हैं, ठीक है। ढाल इत्यादि चीज़ें, गन रखी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। शेर, असली शेर के चर्बी में भूसा और कुछ चीज़ें भर करके उसको जो है वो किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो फिर कहता है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों को तो वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। ये भी चीज़ याद रखनी है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ ना, वो कुछ छिटपुट जगह पर होता रहा, लेकिन एक जो बड़ा जनमानस या मध्यम वर्गीय या नौकरी करने पेशा वाले लोग हैं, वो लोग उसमें पार्ट नहीं करते थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग नहीं पार्ट करते थे, जैसे दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल पाया ये, केवल उत्तरी भागों में रह गया कि कानपुर, यूपी, बंगाल के कुछ पोर्शन में स्टार्ट हुआ, फैज़ाबाद। अब देखोगे तो मोस्टली पोर्शन आपको यूपी के आसपास का दिखाई देगा, दिल्ली तक चीज़ें जाएंगी, थोड़ी मात्रा में वेस्ट बंगाल और असम तक जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से पश्चिमी भाग में नहीं फैलता है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक के नीचे एरिया में नहीं फैल रहा है, मध्य प्रदेश के एरिया में ग्वालियर, सिंधिया रहते हैं, तो उधर नहीं ये चीज़ आ रही है, वो लोग सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ये नहीं हो रहा है। कौन कौन अगेंस्ट है इसमें? तो ग्वालियर के सिंधिया जो है ये अंग्रेजों का सहायता कर रहे हैं, इंदौर के होलकर जो है ये सहायता कर रहे हैं, हैदराबाद के निज़ाम सहायता कर रहे हैं। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी एंटिटी है, हैदराबाद के निज़ाम के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था, तो अगर रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाए तो मुझे लगता है उनमें नाम आता था हैदराबाद के निज़ाम का। फिर आता है जोधपुर के राजा हैं। अच्छा, आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो, ठीक है, किस स्टेट को लिबरेट कराने से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सा राज्य है जिसको स्वतंत्र कराना है, तो ऑपरेशन पोलो आया है। ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। भोपाल के नवाब हैं, फिर पटियाला के हैं, जींद जो है वहाँ के सिख शासक हैं, जींद आपका पड़ता है हरियाणा के पोर्शन में। पंजाब के दूसरे सिख सरदार हैं, कश्मीर के कुछ महाराजा हैं, दूसरे अन्य सरदार और बड़े जमींदार जो हैं वो भी विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, कि बड़े जमींदार जो हैं, अन्य अनेक सरदार हैं। उसके बाद ग्वालियर हो गया, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, जींद, नाभा, जींद पंजाब के, कश्मीर के, तो ये सब जो है अंग्रेजों का ही साथ दे रहे हैं। तो कैसे सक्सेसफुल होगा? चलो आगे देखते हैं। कैनिंग बाद में टिप्पणी करता है कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, ठीक है। तो ये लोग इंडियन 1857 का जो संग्राम है, रिवोल्ट है, उसमें बांध का काम कर रहे हैं। सेम चीज़ इंग्लिश में मैं एक बार देख लेता हूँ कि गवर्नर जनरल कैनिंग लेटर कमेंटेड दैट दीज रूलर्स एंड chieftains acted like a dam in front of the storm, otherwise this storm would have swept us away in a single wave, ठीक है। तो एक ही बहाव में जो है हम लोग को बहा ले जाता। फिर कहता है कि शिक्षित वर्ग जो है उसकी भी कोई रुचि नहीं है। अब देखिए मेंस में जब लिखते हो तो कुछ भी लिखने लगते हैं। 1857 में यहाँ से लड़ गई ये हजरत महल, यहाँ से लड़ी उनका लड़का बिरजिस कादिर, ये बख्त खान लड़े, ये खान बहादुर, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। डेटा ज़्यादा दे दोगे। मज़े की बात जो है कि एक्चुअल वो चीज़ें नहीं लिखेंगी जिसका जो है, जैसे पूछ लिया कि 1857 का विद्रोह जो हुआ वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या क्या कारण दे सकते हैं। तो आप लिखोगे कि शिक्षित वर्ग, उसके साथ में अभी जो मैंने आपको बताया कि आपका इंदौर के हो गए, ठीक है, ग्वालियर के हो गए, बहुत सारे सिख सरदार हो गए, जींद के लोग हो गए, कश्मीर के हो गए, हैदराबाद के हो गए। तो ये बड़े बड़े जो एक आपका साम्राज्य है वहाँ के लोग अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो फिर कैनिंग का कोट लिख सकते हो कि कैनिंग ने भी ये चीज़ें कही। तो इस तरह से जाओगे आप, ठीक है। कोई शिक्षित वर्ग रुचि ही नहीं ले रहा है कि भाई कौन जाएगा बवाल करने। हालांकि बाद में रुचि लेनी पड़ी, ठीक है, गांधी जी के टाइम तक 50 साल जब बीतता है इसी स्थिति में, तो धीरे धीरे रुचि लेनी पड़ रही है। तो ये सब जो है सफलता का प्रमुख कारण में से एक है। 1857 के समय कौन है गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल है 56 से 62 तक। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो सीधे प्रश्न पूछता है कि 1857 के समय जो गवर्नर जनरल है उसने अपना आपातकालीन हेडक्वार्टर या आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? तो इलाहाबाद में बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खत्म होता है, 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, तो एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि साम्राज्य का शासन यहाँ पर आ जाता है। देख लेते हैं। न्यायिक सुधार करता है जो कैनिंग, उसमें क्या करता है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लेकर के आता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लेकर के आता है और इसमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही ये चीज़ें पारित होती हैं। 1857 के समय सिपॉय म्यूटनी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से अभिहित किया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन वाले क्या कह रहे हैं? इंडियन म्यूटनी, और भारत वाले क्या कह रहे हैं? सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन जो है
स्वतंत्रता संग्राम इसको कह रहे हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भारतीय कह रहे हैं, और ब्रिटेन कह रहे हैं इंडियन म्यूटिनी है ये। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट कौन है? तो जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस है। याद रखिएगा इस चीज़ को, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो सर जॉन बेनेट हैरिस है, बेनेट हैरिस, ये कमांडिंग अफसर है। 1857 की क्रांति जो हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो विस्काउंट वी पाम्स्टन है या विस्काउंट पाम्स्टन है, ठीक है। कार्यकाल इनका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी पाम्स्टन है, ये चीज़ याद रखिएगा। 57 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। देखिए, अब मेंस में लिखना होगा तो इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि सामान्य योजना नहीं थी इनके पास, ठीक है, और केंद्रीय संगठन नहीं था, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था कि किस दिन क्या करना है। कोई कहीं बवाल कर रहा है, कोई जून में बवाल कर दिया, कोई मई में बवाल कर दिया, कोई मार्च में ही कर दिया, मंगल पांडे, ठीक है। जो दिन डिसाइड हुआ वहाँ दिल्ली ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह करेंगे, तो जब छिटपुट चीज़ें होंगी ना, इसको एक वर्ड बोलते हैं स्पॉरेडिक, तो जब अलग अलग जगह कुछ चीज़ें होंगी तो उसको दबाना काफ़ी आसान होगा। लेकिन अगर एक साथ सारा कुछ होता तो उस उन्माद को दबाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। फिर कह रहा है कि विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिली। कि अब ये चीज़ मान सकता हूँ कि तात्या टोपे हो गए, ठीक है, एक ये जो आपके नाना साहब हैं वो, और लक्ष्मीबाई। एक मैं मान सकता हूँ कि तात्या टोपे इन दोनों लोग के बीच में एक लिंक का काम कर रहे हैं कि नाना साहब के साथ भी खड़े हैं, फिर लक्ष्मीबाई के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, खड़े हैं। लेकिन और कोई नेता ऐसा नहीं है, वो अलग, कुंवर सिंह बेचारे उधर अलग लड़ रहे हैं। जानकारी एक दूसरे को की मिल रही है, लेकिन ये नहीं कि संगठित होकर कहीं पर ये लोग लड़ाई करें। तो संगठन की भावना भी देखने को नहीं मिल रही है। अनुशासन की बहुत बड़ी कमी भी देखने को मिल रही है, ठीक है, अनुशासित नहीं है, कोई कैसे भी लड़ रहा है, जैसे दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार कर रहा है, अनुशासित सेना की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जबकि जो अंग्रेजों की सेनाएं हैं वो अनुशासन में चल रही हैं, जो लीडर कह रहा है, कैनिंग जो कहते होंगे, आदेश देते होंगे, उस हिसाब से सेनाएं लड़ती होंगी। चलिए कोई बात नहीं। उनके पास क्या था? एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम था, यानी कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक प्रोग्राम था, एक विचारधारा थी, एक थॉट प्रोसेस था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के साथ स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अभाव था। चलिए, 14 सितंबर को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जॉन निकोलसन घायल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है फिर सितंबर में ही। तो ये चीज़ याद रखना है कि 14 सितंबर के आसपास जॉन निकोलसन की मृत्यु होती है। क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने का वो इच्छा करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, ठीक। फिर कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मरता कौन कौन है नाम याद रख लो। पहले तो यहाँ पर एक नाम आया आपका जॉन निकोलसन, ये निकल गए, दिल्ली जा रहे थे तो निकल ही गए ऊपर, ठीक है। फिर लखनऊ में क्या होता है कि सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो जाती है, लखनऊ में होती है, ये भी चीज़ याद रखनी है। आउटरम और टेलर, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि आउटरम और टेलर ने 1857 को क्या कहा है? तो क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, ठीक है। तो आउटरम और टेलर डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है उनका पूछता है, ये सीधे स्टेटमेंट देके पूछ लेता है दोस्तों कि किसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, ठीक है। किसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था? तो आउटरम एवं टेलर जो है डायरेक्टली इसका आंसर होगा। आप देखोगे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ठीक है। कोई भी अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर रहा है, अगर हमारे 108 दिन के लेक्चर से स्टार्ट करेगा तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि कम से कम 50% आप कवरेज कर लोगे। मैं बहुत ज़्यादा फेंक के नहीं बताता कि हमारा पढ़ लो 40 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल बन रहा है, मतलब बहुत ही एनालिटिकल बन रहा है। अगर आप कुछ पिछले 2-3 साल के प्रश्नों को देखोगे यूपी पीसीएस के, तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि बहुत अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आरओ का पेपर इस बार जरूर देख के जाइएगा। आरओ का पेपर अगर आप देख के जाओगे यूपी पीसीएस देने इस बार का अक्टूबर में, तो आपको समझ में आएगा कि आरओ का स्तर इतना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चन, मोर देन वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, फिर 2 नाम और है, जॉन लॉरेंस और सीले। तो ये लोग डायरेक्टली कहते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह था, इट्स अ सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। सैनिक विद्रोह की संज्ञा कौन देता है? तो जॉन लॉरेंस और सीले देते हैं। टी.आर. होम्स भी कुछ बातें कहते हैं, क्या कहते हैं? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का एक युद्ध था। मतलब बर्बर कह रहे हैं कि हम लोगों को, जो भारतीय लड़ रहे हैं, और सभ्यता किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है। ये लोग बहुत सभ्य बनते थे, तो टी.आर. होम्स ऐसा कह रहे हैं। वी.डी. सावरकर एक बुक लिखते हैं जो बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, ठीक। आपको एक प्रश्न का उत्तर और देना है कि पहली बार हिंदू महासभा का जो अध्यक्ष वी.डी. सावरकर बन रहे हैं वो कब बन रहे हैं, वो ईयर बताइए आप लोग। कल के लेक्चर में मैंने इसको बताया था, लेक्चर भी बहुत छोटा था, 22 मिनट के आसपास का था, आप लोग एक बार खोज के बता सकते हो। वी.डी. सावरकर जो है अपनी बुक लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857,
ठीक है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, इसको इन्होंने कहा है कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला बनता है कि वीडी सावरकर ने मतलब किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। दूसरा देता है कि वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब एक बात और बता रहा हूँ, जब भी बुक पूछता है ना तो कभी सिंगल बुक नहीं पूछता है, उसने क्या करता है 4 बुक देता है, ठीक, या 3 बुक देता है एटलीस्ट। अब इन 3 बुक में कंफ्यूज करता है, मैं बता रहा हूँ तीनों का नाम मिलता जुलता सा, अभी आगे उसको हम लोग देखते जाएंगे। जैसे इन्होंने एक चीज़ और कही, इसको कहा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो वीडी सावरकर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कह रहे हैं। सरकारी इतिहासकार हैं जिनका नाम है एस.एन. सेन, तो ये भी पूछता है कि 1857 के लिए सरकारी इतिहासकार कौन है, तो ऐसा कौन है, सुरेंद्र नाथ सेन है। इन्होंने बुक क्या लिखी है, तो 1857 लिखी है, ठीक है, 1857 लिखी है, जो कि 1957 में प्रकाशित हो रही है, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, पूछेगा ऐसे सीधे, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, फिर लिख देगा 1857 डायरेक्टली, तो उसके कौन है, एस.एन. सेन है, सुरेंद्र नाथ सेन। आगे कहता है कि सर सैयद अहमद खान ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद 1859, तो 1859 के आसपास में प्रकाशित होने वाली बुक है असबाब बगावत हिंद। भूलिएगा नहीं, देखिए जब भी जैसे कुछ ऑड नाम आए, जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम आया, ठीक है, तो ये ऑड नाम है कि वीडी सावरकर तो पूरे सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन एक ऑड नाम आया तो इनको जरूर याद रखिए। तो फिर से बुक का नाम बोल रहा हूँ, असबाब बगावत हिंद, 1859 में प्रकाशित होती है। इस पर क्या किया गया, 1857 के विद्रोह की चर्चा की गई। फिर आरसी मजूमदार आते हैं, विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए इनको पहले सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, भारत सरकार द्वारा, लेकिन जो है कुछ अनबन हो जाने से ये जो है छोड़ दिए, ये मतलब कहे कि नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी द सिपॉय म्यूटनी, इन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह है एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। कब प्रकाशित हुआ, 1957 में भी प्रकाशित हुआ। मजूमदार ने एक बात और कह दी, कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो ये भी बात इन्होंने कह दी, किसने कहा, आरसी मजूमदार जी ने कहा है। नाम याद रखिएगा, पहले सरकारी वकील बनने वाले थे, फिर एस.एन. सेन को बना दिया गया, इनको नहीं बना दिया गया, तो ये खिसिया गया और लिख दिए तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। कहता है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई, डिक्लेरेशन हुआ उनका, क्या हुआ, क्राउन रूल चलेगा, क्या चलेगा, क्राउन रूल चलेगा, ठीक है। और दरबार में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो दरबार लगा उसमें कैनिंग ने इसकी उद्घोषणा की। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि कैनिंग ने जो रानी का दरबार यानी कि जो दरबार लगाया उसमें जो उद्घोषणा किया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का जो भी वहाँ से वो आया था वो किस दिनांक को किया, तो डायरेक्टली दिनांक याद कर लीजिए, 1 नवंबर, थोड़ा जाड़े का महीना है, ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब शुरुआत हो ही गई है बढ़िया से, 1858 में। कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, इसमें समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन के अधीन शासन कर दिया गया। क्राउन मतलब अब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य ही इसको देखेगी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ, पहला तो हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, कि इतने सारे लोग आ रहे थे, जैसे वेलेज़ली आ रहा था, कह रहा था कि हम लोग जो है सहायक संधि कर लेंगे। फिर आपका डलहौजी आए, कहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको हड़प लेंगे। तो ये सब जो बवाल चल रहा था ना, इसको रोक लगा दिया गया कि भाई इस तरह से काम नहीं करना है, साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, पहला। फिर लोगों के जो धार्मिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, कि तुम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो छोटा बहुत कोठी बना करके, तो एडमिनिस्ट्रेशन करो, लेकिन किसी के धार्मिक आघात पहुँचाओ मत यहाँ पर, मतलब यहाँ पर रह के किसी को धार्मिक आघात मत पहुँचाओ। क्यों, क्योंकि अब कारतूस वाली बात हो गई, या तिलक लगाने वाली बात आ गई, या पंजाबियों को शेव करने वाली बात हो गई, ठीक है, या पगड़ी ना पहनने वाली बात हो गई। तो ये सब जो ना धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा था। तो ये चीज़ें जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने वाला एक ये भी डिसीजन हुआ। फिर एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, कि भाई एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराओ, कि चाहे भारतीय हो या फिर वो ब्रिटिशर्स हों, सबको एक समान कानूनी सुरक्षा दो। फिर कहता है कि भारतीय रजवाड़े के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन के पूरे नहीं किए जा सके। तो क्या क्या पूरा किया जा सका, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल याद रखिए कि पहले तो विलय की नीति खत्म कर दी है, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टाइप की चीज़ें चल रही हैं वो खत्म कर दी है। जो गोद लेने वाली बात है कि अगर वंशज नहीं है तो गोद नहीं ले सकते, तो गोद भी लेने वाली बात जो है खत्म कर दिया गया, यहाँ पर अनुमति दे दिया गया, सब लोग गोद लेके आगे बढ़ो। और अन्य आश्वासन जो है पूरे नहीं किए जा सके, ठीक। फिर कहता है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन या पील कमीशन की गठन किया। तो ये याद रखिएगा, पील कमीशन किससे रिलेटेड है, इस पे भी नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, जोनाथन पील करके एक व्यक्ति हैं जिनमें जो फौज है ना उसका रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको फिर से उसकी डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले ब्रिटिशर्स होते थे और भारतीय होते थे कुछ एक निश्चित अनुपात में, अब उसका अनुपात चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी लगने लगा कि अगर बहुत ज़्यादा भारतीय रखो, अगर 5 भारतीय रखो, एक उस पर यूरोपीय रखो, 5:1 का रेशियो रखो, तो क्या होगा, वो भारतीय उस एक को मार और पीट के ख़त्म कर देंगे और जो हम लोग का एक डर है ना सेना के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो पील कमीशन ने जो है कुछ चीज़ों को ठीक किया। जैसे क्या कहा, यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले कितनी थी, 45,000, अब उसको कितनी कर दी गई, 65,000। ठीक है, पहला चेंज ये किया। भारतीयों की सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, अब इसको कितना कर दिया गया, 1,40,000। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस तरह के ड्रास्टिक चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि सेना के रेजिमेंटों को जात समुदाय और धार्मिक आधारों पर विभाजित किसने किया, सबसे पहले ये लाइन देखिए, सबसे पहले किसने विभाजित किया, तो जो रॉयल कमीशन पील कमीशन आई है वो सेना के रेजिमेंट को जाति समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। जैसे गोरखा रेजिमेंट कर दिया, ठीक, खैर तो वो चलता ही था, सिख रेजिमेंट अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग रेजिमेंट्स में बांट दिया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। अब कह रहा है कि चूंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा बवाल होता था, क्योंकि सबसे प्रबुद्ध लोग बंगाल में थे और जो ब्रिटिशर्स आए उनको ये पता था कि सबसे प्रबुद्ध लोग बंगाल में है। बंगाल काफ़ी पढ़ा लिखा एरिया है। कभी आप किसी बंगालीस में कोई जैसे ऐसे पर्सनल ग्रज नहीं रख रहा हूँ, ना ही आप लोगों को रखना चाहिए, बंगाल हमारे देश का एक स्टेट है। कभी आप बंगाल जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ का लड़का लड़की में तो समानता होती है, दोनों इक्वली, एक तरह से जेंडर गैप, अब पता नहीं डेटा क्या है एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जेंडर गैप पर्सनली मतलब अनुभव करने पर आपको कम लगेगा। दूसरी चीज़ कि वहाँ सब मोस्टली लिटरेट होंगे, कि मतलब साक्षर हैं, उन्हें जानकारी है चीज़ों की। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे पहले अंग्रेज आते हैं वो बंगाल को ही टारगेट करते हैं। बंगाल को टारगेट ये करते हैं कि जो अपना बुद्धि का केंद्र है, जैसे बहुत पहले जो मुस्लिम इन्वेजन्स होते थे वो कश्मीर को टारगेट करते थे। ठीक है, कश्मीर का इतिहास मिटाने की पूरी वो रहती थी, क्योंकि कश्मीर जो है ना स्कॉलर्स का गढ़ हुआ करता था एक समय में। उसी तरह से ठीक जो बंगाल है ना वो भी प्रबुद्ध लोगों का गढ़ हुआ करता था। तो वहाँ पर जब चेंज कर लेते तो पूरे भारत में धीरे धीरे चेंज ला सकते थे। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक परिवार है टैगोर परिवार। ठीक है, आप जा करके कभी टैगोर परिवार का केवल ट्री देख लो कि देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक, इनके जितने भी बच्चे हैं, केवल रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, आप इनके सारे बच्चों के बारे में देखो। ठीक, आप देखोगे कि एक से एक है सब, कोई बहुत बड़ा पेंटर है, कोई बहुत अच्छी बुक्स लिख रहा है, कोई नोबेल प्राइज़ पा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में सबके सब जो है पहुंचे हुए हैं। तो बस एक परिवार का एग्जांपल आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि अनुपात क्या हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूरोपीय सैनिकों का बंगाल में अनुपात हो गया 1:2, यानी कि यूरोपीय इस टू भारतीय, यानी कि यूरोपियन इस टू इंडियन की बात की जाए तो 1:2, यानी कि 2 इंडियंस पर 1 यूरोपियन रहेगा। और मद्रास में ये चीज़ रखी गई 1:3 दिया है, मुझे थोड़ा सा 2:5 लग रहा है, एक बारी मैं कंफर्म करता हूं। ठीक है, तो इसमें 1:2 जो है आपका बंगाल में है वो करेक्ट है। और दूसरा जो है कहीं कहीं पर आपको 1:3 मिलेगा मद्रास और बम्बई के लिए, और कहीं कहीं पर आपको 2:5 मिलेगा। 1:3 मिलेगा या 2:5, ठीक है, सेम बॉम्बे एंड मद्रास के लिए। तो जो भी ऑप्शन मिलता है उसमें से कोई एक टिक कर लेंगे। आशा है कि दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि 2:5 ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ऑप्शन वो टिक कर लीजिएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये भी दिखेगा कि आयोग ने कौन सा आंसर माना है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। अब उसमें क्या किया कि ना, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जाति के आधार पर जो है विभेद कर दिया कि गोरखा वाले जो है आ गए, सिख आ गए अलग। ठीक है, पठान को अलग कर लिया, इस तरह से सबको अलग कर रहा है। जो जिस्ट है इस पूरे चैप्टर का वो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 1857 विद्रोह का जो नाम है वो अलग अलग लोग अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं सर जॉन सीले। तो सर जॉन सीले ने सैनिक विद्रोह बोला है, सिपाही म्यूटिनी बोली। हर चीज़ का इंग्लिश नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सिपाही म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह बोला है। वीर सावरकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक सुनियोजित है, वेल प्लान्ड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से इसको जाना जा रहा है।
एसएन सेन जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी इतिहासकार इनको बोला जाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट हिस्टोरियन है। आरसी मजूमदार जो है, जो भकुआए हुए हैं पूरी तरह से, वो कहते हैं कि ना तो राष्ट्रीय है, ना प्रथम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक। तो इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये जान जाना है कि आरसी मजूमदार जो है इनको पहले सरकारी जो है इतिहासकार अपॉइंट किया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से ये नहीं हो पाए, तो कुछ अजीब सा स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, बस याद करने के लिए चीज़ें रखनी है, ठीक है। फिर बेंजामिन डिज़रायली जो है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारा पॉइंट बता रहे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से आया हुआ है, ठीक है, और आएगा ये भी बता रहा हूँ, ठीक। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये आता है तो बहुत लोगों का दिमाग नहीं काम करता है, लेकिन अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो तो जरूर काम करेगा, ठीक। मैं आपको एक टाइमलाइन दे दे रहा हूँ, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल समझ जाना है कि क्या कब हुआ। हो सकता है कि मैं मतलब लगातार एक हायरार्की में ना दे रहा हूँ कि पहले क्रोनोलॉजी करेक्ट ना हो इस चीज़ की, तो वो क्रोनोलॉजी आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। बहादुर शाह सेकंड है, जिनको जफ़र टाइटल मिली हुई है या लिए हुए हैं, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, ये दोनों लोग 11-12 मई 1857 को दिल्ली से लड़ रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली से लीड कौन कर रहा है, तो बहादुर शाह टू जफ़र और बख्त खान, ये दोनों लोग 11-12 मई दिल्ली से लड़ रहे हैं। यहाँ पर इनको सप्रेस कौन करता है, तो निकोलसन हडसन करता है, जॉन निकोलसन हडसन करता है, 20 सितंबर के आसपास सप्रेस कर देता है इन चीज़ों को, ठीक। तो समझिए कि मई से स्टार्ट होता है, मई के फर्स्ट वीक के बाद, और सितंबर में ख़त्म हो जाता है सेकेंड वीक में। चलिए फिर थर्ड वीक में फिर आते हैं नाना साहब तात्या टोपे साथ में। ये नाना साहब का नाम है धोंधू पंत। 5 जून के आसपास 1857 में कानपुर से ये लोग लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कैंपबेल जो व्यक्ति है वो सप्रेस करता है, दिसंबर का महीना आ जाता है, 6 दिसंबर के आसपास, ठीक है। बस एक मोटी मोटा याद रखना है। तो ये लोग जून में स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर में इनको सप्रेस किया जा रहा है। अगला है बेगम हजरत महल, 4 जून के आसपास स्टार्ट कर रही हैं। आसपास का मतलब 4 जून को स्टार्ट कर रही हैं, एग्जैक्टली डेट याद रखो, 4 जून को स्टार्ट कर रही हैं। बिरजिस कादिर जो इनका लड़का है उसको ये मुखिया बना दे रही हैं और खुद जो है सेना की कमान लेकर के लड़ रही हैं। कहाँ से लीड कर रही हैं, लखनऊ से लीड कर रही हैं। सप्रेस कौन कर रहा है इस पूरे आंदोलन को, सप्रेस कर रहा है कैंपबेल, ठीक है। और कब जो है इसको सप्रेस कर रहा है, तो मार्च 58 में सप्रेस कर रहा है। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ये दोनों लोग झांसी ग्वालियर से क्रमशः लड़ते हैं। और ह्यूरोज जो है सप्रेस कर रहा है, 3 अप्रैल को एक बार सप्रेस करता है झांसी में, फिर ग्वालियर में 17 जून को सप्रेस करता है। फाइनली डेथ हो जाती है ग्वालियर में ही आपका झांसी की। और ह्यूरोज एक स्टेटमेंट देता है कि इतने सारे लड़ाकाओं में ये सोई हुई औरत ही अकेला मर्द है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जून 1857 से झांसी की रानी जो है लड़ना शुरू कर रही हैं, तात्या टोपे भी उनकी मदद कर रहे हैं। वाराणसी में जन्मी थी और मर गई थी ग्वालियर में, ये भी बहुत याद रखनी है। अगला है लियाकत अली, एक व्यक्ति हैं जो कि जून 1857 में ही विद्रोह शुरू कर रहे हैं। किस पॉइंट से, तो इलाहाबाद बनारस इस क्षेत्र में ये शुरू करते हैं। कर्नल नील का नाम याद रखिएगा, कर्नल नील, ठीक है। कर्नल नील जो है इस विद्रोह को सप्रेस करता है या दबा देता है। खान बहादुर खान आते हैं 1857 में, बरेली से लड़ते हैं। कैंपबेल जो है इनको दबाता है। कैंपबेल और कहाँ पर सप्रेस किया है पूरा, तो लखनऊ में कैंपबेल ने किया है। फिर आते हैं मौलवी अहमदुल्ला खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूँ। फैज़ाबाद से ये आते हैं, ठीक है। रहने वाले कहाँ के हैं, तो रहने वाले वर्तमान में तमिलनाडु के थे। और जनरल रेनार्ड जो है इनके विद्रोह को सप्रेस करता है। फिर अजीमुल्लाह आते हैं फतेहपुर के, रेनार्ड वहाँ पर भी सप्रेस करता है। फिर आते हैं कुंवर सिंह के, लिखा हुआ है ये, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये लोग अप्रैल 1858 में विद्रोह स्टार्ट करते हैं जगदीशपुर बिहार में। और विलियम टेलर और मेजर विंसेंट अय्यर जो है इनको सप्रेस, इनके विद्रोह को करते हैं। कुछ बुक्स हैं, 3 बुक्स का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, और भी बुक्स जो है आप लोग अपने ओर से देख लीजिएगा। 1857 बुक का नाम जो है उसे लिखा है एस एन सेन ने। पीसी जोशी की बुक है रिबेलियन 1857, ये भी याद रखिएगा। और द ग्रेट रिबेलियन के नाम से अशोक मेहता लिखते हैं। तो ये 3 बुक एक्स्ट्रा मैंने बताई है, और भी कुछ बुक्स होंगे। आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है, पहली रिक्वेस्ट क्या है, पहली रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर 108 दिन सच में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो 108 दिन का फ्री लेक्चर चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कभी इतना बड़ा इनिशिएटिव कोई संस्था लगातार लेकर के आएगी, ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहा है। उसमें आपको ये भी कहा गया है कि अभी करंट अफेयर का 6 मंथली वाला कवर किया जा रहा है। 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, आर्थिक हो जाएगा और स्टेट बेस्ड हो जाएगा, कुछ ऑनर्स हो जाएंगे, वो कवर ही हो रहा है। उसके साथ सब्जेक्ट भी, एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका पॉलिटी का, हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, 5-6 लेक्चर हो गए मॉडर्न के, ठीक है। मुझे आशा है कि
महीने के अंत तक, यही जब आपका जुलाई ख़त्म होगा तो आपके कम से कम 6, 7, 8 चैप्टर और ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि मैं तो अब मॉडर्न कंप्लीट करने के नज़दीक पहुंच रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये सारा विद्रोह ख़त्म हो रहा है, 1900 का एरा आ रहा है, 1900 से स्टार्ट करो और 1940 तक, अगर 42 तक हम लोग पहुंच जाते हैं, जो मोटा मोटा जितने आंदोलन हुए हैं उनके बारे में अगर जान जाते हैं, तो लगभग हिस्ट्री खत्म हो जाती है। फिर कुछ बुक्स बचती हैं जिनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। 1947 के बाद की बहुत कम चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, फिर संविधान से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो आपको बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। तो पहला तो ये सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ क्या है कि कमेंट जरूर करो यार। देखो, कमेंट से पता चलता है इंगेजमेंट कितना है, ठीक है, कितना ज़्यादा जुड़े हुए हो। केवल लेक्चर देख लेने से काम नहीं चलता कि लेक्चर हमने देख लिया, कोरम पूरा हो गया। अपना हाथ चलाओ, कमेंट टाइप करो, सर्च करो और कमेंट टाइप करो। आपको आज पीडीएफ दे दी जाएगी, रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोग लिखोगे कि एक आध दिन सर पॉज चाहिए रिवीजन के लिए, तो एक आध दिन लेक्चर पॉज कर दिया जाएगा। लेकिन ये जान जाओ कि आगे आने वाले समय में, जैसे नेक्स्ट मंथ है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी लेक्चर्स मिल सकते हैं और ज़्यादा लेक्चर्स मिल सकते हैं कि मैं हिस्ट्री का 3 लेक्चर एक ही दिन में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपकी ड्यूटी है कि जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।